अच्छा बच्चे, starting with the name of Allah Almighty. In today's lecture we are going to continue our discussion regarding chapter number 6, but this video is all about the numericals of chapter number 6. So we are going to start the numerical discussion right from this particular video. In this chapter we have to solve certain numericals and we are going to skip certain numericals. Fine. So we will start our discussion from problem number 6-8 and rest of the earlier 7 numericals will be skipped. फाइन. हमारी डिस्कशन प्रॉब्लम नंबर 8 से स्टार्ट होगी अपने न्यूमेरिकल डिस्कशन के हवाले से. इससे पहले वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे कह सकते हैं कि क्लास के इन्वायरमेंट में तो बहुत आसानी से पढ़ाए जा सकते हैं. एक एक पॉइंट को डिस्कशन की जा सकती है और उसके ऊपर बात की जा सकती है. लेकिन क्योंकि वी आर टेकिंग द क्लासेस ऑनलाइन, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 6-8. Problem number 6-8 is very much, you may say, is very easier for you, because now we are not going to discuss any sort of formula. We will just try to use them in the numericals. हमने जहाँ जहाँ numerical की डिस्कशन करनी है वहाँ पे फार्मूलाज के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगी, बिकॉज जो हमने चैप्टर डिस्कस किया है उसके अंदर हमने सारे फार्मूलाज को डिटेल में डिस्कशन उसके ऊपर हो चुकी है. ठीक हो गया. अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6-8 में. इसमें दे आर रिक्वायरिंग रिस्क फ्री रेट. ठीक है. रिस्क फ्री रेट के ऊपर मैं छोटी सी बात आपको याद कराऊँ कि रिस्क फ्री रेट में रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यानी जो मार्केट में हो, और रियल रेट में जाहिर सी बात है कि इंटरेस्ट क्या करेंगे, जो आपका रिटर्न है वो डिक्रीज़ होगा. तो हम रिस्क फ्री कब बना के, रिटर्न तो आपका डिक्रीज़ हो रहा है, तो उसे टैकल करने के लिए इन्फ्लेशन प्रीमियम हम ऐड करते हैं. अब उन्होंने हमें पहली रिक्वायरमेंट क्या कही है, फर्स्ट फाइंड द रिस्क फ्री रेट RF दैट इज़ एप्लीकेबल टू ईच सिक्योरिटी. सिक्योरिटी ए, सिक्योरिटी बी, सिक्योरिटी सी, सिक्योरिटी डी एंड सिक्योरिटी ई. अब आपने करना क्या है, रिस्क फ्री रेट के लिए आपके पास रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, जो कि आपके पास ये रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% दिया हुआ है. ठीक हो गया. R स्टार आपको दिया हुआ है 3%. इन्फ्लेशन प्रीमियम आपको हर सिक्योरिटी का ये दिया हुआ है, ये इन्फ्लेशन प्रीमियम है. ए सिक्योरिटी का 6% है, एंड देन 9, देन 8, देन 5, देन 11. तो इन्फ्लेशन प्रीमियम भी आपको दिया हुआ है. रिस्क प्रीमियम हमें अभी तक नहीं चाहिए. उसके लिए वो कब चाहिए होता है, जब हम अपना नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट बताते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे आपको सारी सिक्योरिटीज़ दी हुई हैं, वो आपसे क्या डिमांड करें कि रिस्क फ्री रेट निकाल के दिखाएं. तो सिक्योरिटी ए की अगर हम बात करें, RF ए की बात करें, तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%, इन्फ्लेशन प्रीमियम हमें कितना दिया हुआ है 6%. तो इसका सिंपल सा आंसर क्या बन गया, 9%. फिर सिक्योरिटी बी की बात करें तो रिस्क फ्री रेट निकालने के लिए रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम कितना दिया हुआ है 9%. सो डैट विल बी इक्वल टू 12%. ठीक हो गया. इसी तरीके से आपने सारी सिक्योरिटीज़ को कैलकुलेट कर लेना है. ठीक है. ऑल्दो नॉट नोटेड व्हाट फैक्टर मस्ट बी द कॉज ऑफ डिफरेंस इन रिस्क फ्री रेट्स फाउंड इन पार्ट ए. वो कहते हैं क्या रीज़न थी, क्या फैक्टर थे जिनसे रिस्क फ्री रेट चेंज आ रहा है. तो हम कहेंगे क्योंकि रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% सारा ही सेम है. इन्फ्लेशन प्रीमियम इज़ बेसिकली द फैक्टर दैट इज़ ब्रिंगिंग द डिफरेंस इन योर रिस्क फ्री रेट. यानी ये 9, 12 ये क्यों आया, यहाँ पे भी 3% रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे भी 3% है. सो व्हाट इज़ द फैक्टर दैट इज़ क्रिएटिंग द डिफरेंस. सो द फैक्टर दैट इज़ क्रिएटिंग द डिफरेंस इज़ बेसिकली द इन्फ्लेशन प्रीमियम. ए पार्ट आपका ये हो गया. बी पार्ट में आपने सिंपल ये लिखना है कि इन्फ्लेशन premium is the factor that bring change the total risk free rate. ठीक हो गया. लेटर ऑन दे आर रिक्वायरिंग फाइंड द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ईच सिक्योरिटी. अब यहाँ पे भी मैं ए और बी का आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि आप रिस्क फ्री रेट कैसे नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकाल लेंगे. नॉमिनल रेट इज़ बेसिकली रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम. ठीक है. रिस्क फ्री रेट ए सिक्योरिटी का क्या निकला 9% प्लस रिस्क प्रीमियम उन्होंने कितना दिया हुआ है 3%. So the answer will be 12%. That is basically, in this way you will solve it for security B, C, D, E. Fine. And that is the end of this problem. Fine. Now we are going to discuss problem number 9.
ठीक हो गया। प्रॉब्लम नंबर 9 में उन्होंने आपसे क्या रिक्वायर किया, वो कहते हैं रिस्क प्रीमियम आपको शायद एक मिनट कैमरा सही कर लूँ। अच्छा, Eleanor burns in attempting to find the nominal rate of interest for each of two scenarios A and B। दो स्नैरियो उन्होंने A और B के लिए बताए हुए हैं। नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने आपको कैलकुलेट करने को कहा। इशूड बाय डिफरेंट फर्म्स एट द सेम पॉइंट इन टाइम। शी हैज़ गैदर्ड द फॉलोइंग डाटा। डाटा आपके सामने है, सिक्योरिटी ए का डाटा भी है, सिक्योरिटी बी का डाटा भी है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन प्रीमियम, इन्फ्लेशन प्रीमियम 9% दी हुई है। रिस्क प्रीमियम में उन्होंने 4 फैक्टर्स दिए हैं कि लिक्विडिटी रिस्क हो सकता है, डिफ़ॉल्ट रिस्क हो सकता है, मैच्योरिटी रिस्क हो सकता है, अदर रिस्क। इन चारों फैक्टर्स के ऊपर आपके डिफरेंट रिस्क प्रीमियम बन गया। अगर आप इसे प्लस करें 1%, 1% 2%, 0.5, 0.5, 1%, 1%, 1% एंड सम ऑफ दिस विल बी 1%, 3% आपका रिस्क प्रीमियम सिक्योरिटी ए का बन गया। अब उन्होंने कहा इफ़ द रिस्क फ्री रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, रियल रेट ऑफ रिटर्न किससे कहते हैं, आर स्टार को 2% हो, फाइंड द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल टू ईच सिक्योरिटी। दो सिक्योरिटीज़ की बात की है। प्रॉब्लम नंबर 9 है। अब इसमें आपने ये देखना है, पहले हमें रिस्क फ्री निकालना है। रिस्क फ्री इज़ बेसिकली द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम। ठीक है, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमारे पास कौन सा फैक्टर दिया हुआ है, 2% हमारे पास रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम कौन सा दिया हुआ है, 9%। हमारा इन्फ्लेशन प्रीमियम 9%, टोटल रिस्क फ्री रेट कितना आ गया, 11% आ गया। ठीक हो गया। ये हमारा ए सिक्योरिटी का आ गया। ठीक है, बी सिक्योरिटी का इसी तरह आप लोग कैलकुलेट करें। ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, फाइंड द टोटल रिस्क प्रीमियम एट्रीब्यूटेबल टू ईच सिक्योरिटी इशूअर एंड इशू करेक्टरिस्टिक्स। उन्होंने रिस्क प्रीमियम को बताया कि रिस्क प्रीमियम कितना है। तो हम यहाँ पे ए सिक्योरिटी का रिस्क प्रीमियम आरपी निकालने के लिए 1% फॉर डिफ़ॉल्ट रिस्क, सॉरी लिक्विडिटी रिस्क, डिफ़ॉल्ट, मैच्योरिटी एंड अदर रिस्क, 1% 1% प्लस 0.5% प्लस 0.5%। तमाम फैक्टर्स को हम एडअप करते हैं तो ये 4% हमारे पास रिस्क प्रीमियम का बन जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं कैलकुलेट द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपेयर एंड डिस्कस योर फाइंडिंग। ठीक है, रिस्क नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न विल बी इक्वल टू आर आई, जो कि किसके बराबर होता है, आर एफ प्लस आर पी। आर एफ हमारा ए सिक्योरिटी का कितना निकला है, 11%, और आर पी हमारा कितना निकला है, 4%। द सम ऑफ दिस टू विल बी इक्वल टू 15%। सो डैट इज़ बेसिकली द आंसर यू हैव। अब इसे इलेबरेट क्या करना है, एज वी नो द नॉमिनल रेट इज सम ऑफ रिस्क फ्री प्लस रिस्क प्रीमियम। सो वी हैव 11% एंड 4%। ये वाली बात लिख दें। रिस्क प्रीमियम के ऊपर आप क्या कहेंगे, 4 फैक्टर्स, लिक्विडिटी, मैच्योरिटी, डिफ़ॉल्ट प्लस अदर रिस्क, ऑल द फैक्टर्स क्रिएटेड एट योर रिस्क प्रीमियम दैट इज़, ये 4% नहीं, ये 11% बनेगा। यहाँ पे ये गलती है। ठीक है, 11% ये बन गया, तो 3%, सॉरी ये 3% ये, 3% ये, 11 एंड 3 विल बी 14%। ये आपका आंसर 14% आ गया और ये आपका 3% बन जाएगा। ठीक हो गया। ये आपने रिस्क फ्री, ये आपने प्रॉब्लम नंबर 9 को भी डिस्कस कर लिया। उसके बाद आ जाए प्रॉब्लम नंबर 10 के ऊपर। कहते हैं कि चार्टर कॉरपोरेशन हैज़ इशूड 2500 डिबेंचर विद अ टोटल प्रिंसिपल वैल्यू, जिसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी थी, 2500 डिबेंचर्स इशू की हैं, जिसकी टोटल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू बनी है 25,000। यानी एक डिबेंचर कितने का होगा, 1000 का होगा। 2500 डिबेंचर्स को मल्टीप्लाई 1000 करें तो 2500,000 प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगा। बॉन्ड हैज़ अ कूपन इंटरेस्ट रेट 7%। यानी अगर आप हमसे एक इंटरेस्ट, ये कूपन लेंगे, एक डिबेंचर लेंगे तो उस पर हम आपको इंटरेस्ट कितना देंगे, 7%। व्हाट इज़ द डॉलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर बॉन्ड, पर बॉन्ड पे कितना इंटरेस्ट वैल्यू आएगी, एन इन्वेस्टर एक्सपेक्ट टू रिसीव, अगर कोई आपका एक डिबेंचर परचेज करेगा। आपने कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं, 2500 डिबेंचर। टोटल पैसे जो आपके पास आए हैं वो 2500,000 डॉलर आए हैं आपसे, और 7% आपने पर डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना है। तो कहते हैं अगर किसी ने एक डिबेंचर आपसे परचेज किया तो व्हाट विल बी द इंटरेस्ट दैट पर्सन विल एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंपनी। तो कंपनी से कितना इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करेगा। हम सिंपल सी बात करते हैं कि सर द टोटल वैल्यू इज़ इक्वल टू 2500,000
कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं 2500, तो इसको 25 और ये 20 कट हो गया। द आंसर विल बी $1000 इज बेसिकली द पार वैल्यू ऑफ अ सिंगल डिबेंचर। एक डिबेंचर की पार वैल्यू $1000 है और हमने उनसे इंटरेस्ट कितना देना है 77% का, तो $70 इज बेसिकली द इंटरेस्ट द इन्वेस्टर विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। हम प्रॉब्लम नंबर 10 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जिसका ए पार्ट में हमने जो पर $70 पर डिबेंचर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। ठीक हो गया। उसके बाद है व्हाट इज़ द चार्टर्स टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस पर ईयर एसोसिएटेड विद द बॉन्ड इशू। वो कहते हैं कि अगर हम $70 इंटरेस्ट पे करते रहें तो साल में हमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो हमने कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं $2500 और हर डिबेंचर पे हमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ा है $70। तो ये आपका बी पार्ट आ गया। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा $1,75,000। तो पर ईयर हर साल 2500 डिबेंचर्स पे $70 का इंटरेस्ट अगर आप पे करें तो $1,75,000 आपको टोटल एनुअल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाए सी पार्ट पे। अस्यूमिंग दैट चार्टर इज़ इन अ 35% कॉर्पोरेट टैक्स ब्रैकेट। अगर हमने 35% कॉर्पोरेट टैक्स ब्रैकेट पे करना पड़े, व्हाट इज़ द कंपनीज नेट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट कॉस्ट एसोसिएटेड विद द बॉन्ड इशू। तो कहते हैं कि आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट कितना होगा। हमने टोटल इंटरेस्ट पे करना है 1,75,000 का, उसमें से 35% हमने माइनस करना है, तो 1,75,000 हमारा इंटरेस्ट है बिफोर टैक्स। इसके अंदर से माइनस करेंगे 1,75,000 का 35% जो कि हमने टैक्स पे करना है। जब ये आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो नियर अबाउट 1,13,750 1,13,750 इज़ बेसिकली द इंटरेस्ट दैट यू आर गोइंग टू पे आफ्टर टैक्स। ठीक हो गया। ये आपका सी पार्ट हो गया। प्रॉब्लम नंबर 10 भी आपका डिस्कस हो गया। ठीक है। इसके बाद इसके बाद हमारा जो प्रॉब्लम नंबर 11 है 6-11 वो हम स्किप करेंगे। उसके बाद हमारा प्रॉब्लम 6-12 जो है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम 6-11 स्किप। प्रॉब्लम 6-12 हम कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम 6-12 में वो कहते क्या हैं, वो कहते हैं कि इमेजिन दैट यू आर ट्राइंग टू इवेल्युएट द इकोनॉमिक्स ऑफ परचेजिंग एन ऑटोमोबाइल। आप सोच रहे हैं कि मैं पता करूं कि क्या मैं एक ऑटोमोबाइल ट्राइंग टू इवेल्युएट, कोशिश कर रहे हैं इवेल्युएट करने की कि इकोनॉमिक्स ऑफ माशी हालत क्या है कि मैं एक ऑटोमोबाइल परचेज कर सकता हूँ या नहीं। यू एक्सपेक्ट टू द कार टू प्रोवाइड एनुअल आफ्टर टैक्स कैश बेनिफिट ऑफ 1200 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। वो आप चाहते हैं कि गाड़ी मुझे हर साल के आखिर में 1200 का कैश बेनिफिट दे। एंड अज्यूम डैट यू कैन सेल द कार, और कार जब मैं सेल करने पर लाऊँ फॉर आफ्टर टैक्स प्रोसीड ऑफ 5000। जब मैं 5 साल बाद गाड़ी को बेचने लगूँ मुझे 5000 रुपये आफ्टर टैक्स बचे। एट द एंड ऑफ द प्लान 5 ईयर ऑनरशिप पीरियड ऑल फंड्स फॉर परचेजिंग द कार विल बी ड्रॉन फ्रॉम योर सेविंग। आप सारे पैसे अपनी सेविंग से लेंगे विच आर करंटली अर्निंग 6% इंटरेस्ट, जिस पे आपको 6% इंटरेस्ट मिल रहा है। आइडेंटिफाई द कैश फ्लो, देयर टाइमिंग एंड द रिक्वायर्ड रिटर्न एप्लीकेबल टू द वैल्यू ऑफ द कार। तो आपने कह ले तो क्रिएट करना है कि हमें कैश फ्लो कितना चाहिए। ये कैश फ्लो की इवैल्यूएशन में क्या है कि 1 to 5 ईयर आपको हर साल 1200 ईयर 100 मिलते रहेंगे। ये आपका ए पार्ट का फर्स्ट एक्टिविटी कह लेते हैं। और दूसरे में कैश फ्लो 5 साल के बाद आपको 5000 इनफ्लो भी मिलेगा जब आप ये गाड़ी को सेल कर रहे होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्राइस यू वुड बी विलिंग टू पे टू अक्वायर द कार। आपको इस गाड़ी को परचेज़ करने के लिए कितने पैसे देने चाहिए। ऐसी गाड़ी जो कि आपको 1200 डे आफ्टर 1 ईयर, 1200 डे आफ्टर 2nd ईयर, 1200 डे आफ्टर 3rd ईयर, 1200 डे आफ्टर 4th ईयर, 1200 डे आफ्टर 5th ईयर। ये आपको सारे बेनिफिट्स है, प्लस 5th ईयर के बाद वो गाड़ी 5000 की सेल भी हो जाए। यानी यहाँ पे आप देखें कि ये एन्युटी क्रिएट हो रही है। बॉन्ड भी यूँ ही करता है ना कि आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। आप अगर किसी से बॉन्ड उसे $1,00,000 दे देते हैं और वो आप उस पर 10% वो आपको पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल तक 10% मिल जाते हैं। प्लस 5वें साल या 10वें साल के बाद आपका $1,00,000 भी आपको वापस आता है। हम कहते हैं कि ये $1,00,000 क्योंकि हमें एक 5 साल के बाद आएगा,
उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसकी प्रेजेंट वैल्यू 1 साल के बाद के हवाले से, फिर इसकी प्रेजेंट वैल्यू 2 साल के बाद के हवाले से, इसकी प्रेजेंट वैल्यू 3 साल के बाद के हवाले से, इसकी प्रेजेंट वैल्यू 4 साल के बाद के हवाले से और इसकी प्रेजेंट वैल्यू 5 साल के बाद के हवाले से हम इन तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने लग जाते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे वही वाली बॉन्ड वैल्यूएशन वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे गाड़ी के लिए रखा है। हमने क्या करना है, ये जो 1 साल बाद 1200 रुपये मिलना है, इसकी वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर इसकी कैलकुलेट करनी है 2 साल के हिसाब से, फिर 1200 की 300 साल के हिसाब से, फिर 1200 की आफ्टर 4 ईयर, 1200 जो हमें मिलेंगे आफ्टर 5 ईयर। उस तमाम चीज़ों की प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू और इन 5000 जो कि हमें 5 साल बाद गाड़ी को सेल करने के बाद मिलेंगे, इन तमाम की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि व्हाट इज़ द करंट वर्थ ऑफ द कार, आज की इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। और फिर हम आज डिसाइड करें कि उस प्रेजेंट वैल्यू के साथ कंपेयर करके हम बताएं कि क्या हमें गाड़ी परचेज़ करनी चाहिए या नहीं। अब यहाँ पे एक तो फार्मूले वाला तरीका है और एक सिंपल तरीका है जो हमने बॉन्ड वैल्यूएशन के लिए इस्तेमाल किया है कि 1200 को प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ ए, एनओटी के टेबल में जाएंगे, वेयर एन इज़ इक्वल टू 6%, जब एन आपको 6% मिले और एन इज़ इक्वल टू आई आपको 6% मिले और एन इज़ इक्वल टू 5 ईयर, प्लस आपको 5000 मिले प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर वेयर एन आई इज़ इक्वल टू 6% एंड एन इज़ इक्वल टू 5। ठीक हो गया। तो अब आपने इसी चीज़ को कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया। इसका जब आपका आंसर निकलेगा ना, आंसर मैं आपको बता देता हूँ $8791। तो आप इस पे ये कहेंगे दिस इज़ द डॉलर वैल्यू दैट वी should pay in order to acquire a car, हमें इस गाड़ी को परचेज़ करने के लिए इतने पैसे देने चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आते हैं प्रॉब्लम नंबर 13 के ऊपर। ठीक हो गया। प्रॉब्लम नंबर 13 के अंदर उन्होंने हमें 5 एसेट्स दिए हुए हैं, एसेट ए, एसेट बी, एसेट सी, डी एंड एसेट ई। हमसे सिर्फ वो ये कह रहे हैं यूजिंग द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड इन द फॉलोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एसेट, ये एसेट कितने का होगा। ठीक हो गया। एंड ऑफ ईयर आपको इस पे ऐसे मिलने हैं 5000, एंड ऑफ ईयर इस पे 5000, एंड ऑफ ईयर इस पे 5000 मिलने हैं, 18% इंटरेस्ट है। तो बस ये सिंपल सा एसेट है, इसे कैलकुलेट करने के लिए कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 13, एसेट हमारा क्या बन गया, एसेट ए। अब आपको अगर डिटेल्ड वाइज समझाऊं तो यहाँ पे 5000 मिलेगा एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 5000 मिलेगा एट द एंड ऑफ 2nd ईयर, 5000 मिलेगा एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। इसकी प्रेजेंट वैल्यू अलहदा निकाल लेते हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू अलहदा निकाल लेते हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू अलहदा निकाल लेते हैं। जो बच्चे इस फार्मूले से सेटिस्फाई हैं वो सिंपल ये वैल्यू लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + i रेज़ टू द पावर n। ठीक हो गया। अब ये 5000 कब मिलेगा, एट द एंड ऑफ 1 ईयर डिवाइडेड बाय 1 + i कितना दे रहे हैं, 18%। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने 18% लिखा रेज़ टू द पावर 1, फिर 5000 डिवाइडेड बाय 1 + 18% रेज़ टू द पावर 2 प्लस 5000 डिवाइडेड बाय 1 + 18% रेज़ टू द पावर 3%। ठीक हो गया। अब बस इसकी आपने वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। आप ये एक तरीका है, जो भी आपकी वैल्यू आएगी, कैलकुलेटर इस वक्त मैं नहीं यूज़ कर रहा, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक हो गया इसी तरह। लेकिन अगर यही सर ये तो टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, इस पर तो टाइम लगता है हमें ये कैलकुलेट करने पे, तो एक और तरीका भी है, ये सेकंड मेथड समझा देता हूँ। सेकंड मेथड में क्या करेंगे आप, सिंपल ये 5000 प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर वेयर n इज़ इक्वल टू 1, i इज़ इक्वल टू 18%, उस टेबल में जाएं, ये चीज़ ढूंढें, n इज़ इक्वल टू 1 हो, i इज़ इक्वल टू 13, उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस 5000 प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल में n इज़ इक्वल टू 2, i की वैल्यू 18%, उसकी वैल्यू जो भी आएगी 5000 के साथ वो वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस
5000 प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल में जाएंगे, n इज इक्वल टू 3 पे जाएंगे, i इज इक्वल टू 18% करेंगे और आप यहाँ पे 5000 के साथ वो जो आंसर टेबल से मिलेगा उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इस तमाम को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर मिलेगा और जो ऊपर वाला आंसर है दोनों आंसर्स विल बी सेम। ठीक हो गया। अगर ये भी मुश्किल लग रहा है तो हम थर्ड मेथड पे आ जाते हैं। थर्ड मेथड में हमारा दिमाग हमें क्या कह रहा है कि सर 5000 5000 एंड 5000, सर ये तो एन्युटी क्रिएट हो रही है, हर साल हमें 5000 मिल रहा है, तो हम यहाँ पे 5000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ ए के टेबल में जाएंगे, n इज़ इक्वल टू 3 ले देंगे, i इज़ इक्वल टू 18% करेंगे और 5000 ये हमें इसकी वैल्यू मिल गई जो भी परसेंटेज मिलेगी और इसके साथ उसे आंसर करने पे ये जो आंसर मिलेगा दिस आंसर विल बी इक्वल टू दिस आंसर, ये सारे आंसर सेम होंगे। ये हमने अभी सिक्योरिटी ए की बात की। अब हम आते हैं सिक्योरिटी बी के ऊपर। सिक्योरिटी बी में उन्होंने कहा है कि आपको क्या नाम है $300 मिलेंगे टिल इन्फिनिटी, मतलब आप ऐसी चीज़ परचेज़ करें जिस पे आपको हर साल 3% 3% 3% 3% मिलते रहेंगे टिल इन्फिनिटी, यानी कोई नो मैच्योरिटी। अब यहाँ पे मैंने जो थ्योरेटिकली आप लोगों से बात की थी कि एक ये कॉन्सेप्ट होता है कंसोल बॉन्ड का। कंसोल बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है कि जिसमें आपको कह दिया जाता है सर ये पीस ऑफ पेपर आप हमसे ले लें, जब तक आप जिंदा हैं इन्फिनिटी तक आपको एक ख़ास अमाउंट देते रहेंगे। ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये ब्रिटिश आर्मी ने वर्ल्ड वॉर 2 में अपने सोल्जर्स के लिए रिक्वेस्ट की थी लोगों से कि आप ये पीस ऑफ पेपर ले लें, हमें वही $300 देते रहें और हम आपको इसके ऊपर हमें एक ख़ास अमाउंट दे दें, अमाउंट नहीं पता कितनी है लेकिन हम उसके ऊपर हर साल आपको $300 देते रहेंगे। अब इस चीज़ ऐसे सिक्योरिटी जिस पे आपको एक फिक्स्ड अमाउंट मिलती रहेगी एट द एंड ऑफ एवरी ईयर टिल इन्फिनिटी तक मिलती रहेगी, उसकी अमाउंट कैसे निकालेंगे? तो हम कैसे निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू का? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू द पावर n। ठीक है। 1 किसे रिप्रेजेंट करते हैं? हमने पहले ही बात किया प्रिंसिपल की। यहाँ पे उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हम आप जितने का आप हमसे परचेज करेंगे वो हम आपको वापस देंगे, कहीं पे भी ऐसी जिक्र नहीं किया। तो 1 का फैक्टर ख़त्म हो गया, n का फैक्टर ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कब तक हम आपको देंगे, तो n का फैक्टर भी ख़त्म, ये वाला फैक्टर भी ख़त्म। तो यहाँ पे रह गया क्या? सिर्फ क्या चीज़ रहेगी? फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर में हमें $300 मिलते रहेंगे। इंटरेस्ट रेट कितना दे रहे हैं? 15%। यहाँ 15% 300 डिवाइडेड बाय 15%। तो इस चीज़ ये जो कंसोल बॉन्ड है ये $2000 का है, यानी वी आर रिक्वेस्टिंग टू द पीपल कि आप हमें $2000 का ये पीस ऑफ पेपर परचेज़ कर लें और उसके बाद हर साल हम आपको $300 पे करते रहेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद ये हमारा सिक्योरिटी बी के ऊपर बात हो गई। फिर आ जाते हैं सिक्योरिटी सी के ऊपर। अब सी को देख के बच्चे परेशान तो हो जाएंगे, लेकिन ये सबसे आसान है। आपको 1 साल के बाद कुछ नहीं मिलना, आपको 2 साल के बाद कुछ नहीं मिलना, आपको 3 साल के बाद कुछ नहीं मिलना, आपको 4 साल के बाद कुछ नहीं मिलना, आपको 5 साल के बाद सिर्फ 35,000 मिलेगा। हमें क्या करना है? ऐसे सिक्योरिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इज इक्वल फ्यूचर में कितना मिलेगा? 35,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई कितना मिल रहा है? 16%। रेज टू द पावर कितनी है? 5। आपको आपका 5 साल बाद इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसका जो भी आंसर आएगा वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। और दूसरा एक तरीका क्या है कि 35,000 सिंगल अमाउंट है, एन्युटी नहीं कह रहे। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर वेयर n इज इक्वल टू 5 एंड i इज इक्वल टू 16। टेबल में जाएं, ये वैल्यू इस पे देखें कौन सी वैल्यू आपको मिलती है। पॉइंट्स में जो मर्जी वैल्यू आपको दी हो वो वहाँ से टेबल से लें, उसे मल्टीप्लाई कर दें 35,000 के साथ, तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। दिस आंसर विल बी इक्वल टू दिस वन। ठीक है। उसके बाद आ जाएं डी के ऊपर। डी सिक्योरिटी वही बॉन्ड वैल्यूएशन का है कि 1500 1500 1500 फॉर द 5 ईयर एंड एट द एंड ऑफ द 6th ईयर आपको 8500 की वैल्यू मिलेगी और 1200 मिलेगा। अब इसे आसान तरीके से ही सॉल्व करवा देता हूँ। वो कह रहे हैं 1500 फॉर 5 ईयर और 12% इंटरेस्ट है और एट द एंड ऑफ द 6th ईयर आपको 8500 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे कहते हैं 1500 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ ए वेयर n इज इक्वल टू 5 एंड i इज इक्वल टू 12%। ये तो हमें मिल गया 15
रुपये मिल रहे हैं 5 सालों तक, प्लस हमें $8500 मिलेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ये सिंगल अमाउंट मिलेगी, वेयर n इज़ इक्वल टू 6 सालों बाद, i इज़ इक्वल टू 12%। अब इसकी वैल्यू आप टेबल से निकालें, उसको मल्टीप्लाई कर दें 1500 से, इसकी वैल्यू लैदा आ जाएगी। इसकी वैल्यू टेबल से निकालें, n इज़ इक्वल टू 6, i इज़ इक्वल टू 12, उसे मल्टीप्लाई 8500, इसकी वैल्यू लैदा आ जाएगी। इन दोनों को प्लस करेंगे, दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, जो कि हमें मालूम हो जाएगी। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाए ई सिक्योरिटी पे। ई सिक्योरिटी क्या है? ये इसे कहते हैं मिक्स स्ट्रीम। मिक्स स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले साल 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, कोई नहीं, मुख्तलिफ वैल्यूज़। एन्युटी में क्या था? सारी सेम वैल्यूज़। ये मिक्स स्ट्रीम है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अभी इसे निकालने का तरीका देख लें। 2 3 5 7 4 1 2 3 5 7 4 1, ये 1000, ये भी 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 1000, ये पैसे आपको हर साल मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप क्या करेंगे? 2000 प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर वेयर n इज़ इक्वल टू 1 एंड i इज़ इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 14%, यानी एक साल के बाद आपको 2000 मिलेगा। उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लें, इसकी ये टेबल से वैल्यू देखेंगे, मल्टीप्लाई 2000, यहाँ पे एक ख़ास वैल्यू आ जाएगी। प्लस अगली वैल्यू कितनी है? 3000, ये आपको कब मिलेगी? आफ्टर 2 ईयर। तो इसके अंदर जाएंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर वेयर n इज़ इक्वल टू 2, i इज़ इक्वल टू 14%। इसकी आपने वैल्यू निकाल लेनी है टेबल से और इसे 3000 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस, उसके बाद आपको कितना मिलेगा? 5000 एट द एंड ऑफ द 3 ईयर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। अब ये एन्युटी कहीं नहीं आ रही, क्योंकि 2 2 2 नहीं मिल रहा, हमें 2 बस मिल रहा है, फिर 3, यानी सिंगल अमाउंट है। n इज़ इक्वल टू 3, i इज़ इक्वल टू 14%। सबसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि इसे प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा 7000 प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर वेयर n इज़ इक्वल टू 4 एंड i इज़ इक्वल टू 14%। इसका आंसर निकालेंगे, इसे मल्टीप्लाई 7000 करेंगे, यू विल गेट पर्टिकुलर आंसर। फिर आप देखें 4000 प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर where n is equal to 5 and I will be equivalent to 14%, there will be a particular answer of it. How you will compute? You will just have to go through the table present value interest factor where n is equal to 5 and I is equal to 14, multiply 4000। ठीक हो गया। उसके बाद 4000 लास्ट वैल्यू क्या है? 1000 मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर वेयर n इज़ इक्वल टू 6, i इज़ इक्वल टू 14%। इसे भी आप टेबल में जाके ढूंढेंगे, उसकी कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी, उसे मल्टीप्लाई 1000 करेंगे, यू विल गेट अ पर्टिकुलर आंसर। अब बात यह है कि ये हमने एक साल बाद हमें मिल रहा है, उसकी वैल्यू निकालेंगे, ये 2000 से कम कोई ना कोई आंसर आएगा, क्योंकि हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। 3000 विल बी द अमाउंट दैट वी विल रिसीव आफ्टर 2 ईयर, इसकी वैल्यू निकालेंगे, 3000 से कम कोई आंसर आएगा, 5000 से कम कोई आंसर आएगा, 7000 से कम कोई आंसर आएगा, 4000 से कम कोई आंसर आएगा, एंड 1000 से कम कोई आंसर आएगा। व्हेन यू विल ऐड ऑल दीज आंसर्स, आपके पास क्या होगा कि एक वैल्यू निकल आएगी, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। उस सिक्योरिटी की ये वैल्यू निकल आएगी। ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 13 भी सॉल्व हो गया। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा जो प्रॉब्लम नंबर 14 है, 15 है, वो हम स्किप करेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हम प्रॉब्लम नंबर 16 से इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। अब आपने करना क्या है, आप लोग ये तमाम न्यूमेरिकल जो आज हमने डिस्कस किए हैं, इसके लिए ज़रूरी है इन न्यूमेरिकल्स के लिए कि आप इन्हें प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस किस तरह करें कि वीडियो साथ साथ चलाते रहें, बुक आपके पास होनी चाहिए, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। आप तमाम की तमाम चीज़ों को साथ साथ लेके चलें। जो जो न्यूमेरिकल स्किप कराएँ हैं, डैट न्यूमेरिकल विल नॉट बी द पार्ट ऑफ योर पेपर्स। आपने सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं न्यूमेरिकल्स को लेके चलना है जो इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए गए हैं। उन न्यूमेरिकल्स को एक मरतबा सॉल्व करें। उसके क्या कहते हैं कि आप आंसर्स मतलब साथ साथ प्रैक्टिकली सॉल्व करें। जब आपको कोई चीज़ समझ ना आए, आप वीडियो को ओपन करें, वीडियो के अंदर वो चीज़ देखें। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप जो भी, यानी जब आप ये न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेंगे तो कोई भी न्यूमेरिकल आपको बर्डनाइज नहीं करेगा।
आपको हर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस होगी, और जो आने वाले न्यूमेरिकल हमने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने हैं उनमें टोटल हमारा बॉन्ड वैल्यूएशन से रिलेटेड बातें होंगी। और बॉन्ड वैल्यूएशन के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप सिंपल सा फैक्टर जहन में रखें कि हमें हर बॉन्ड के ऊपर कोई ना कोई इंटरेस्ट मिलता है, और वो मिलता रहता है, मतलब वो फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है जो है कि एन्युटी की फॉर्म में होता है, जो कि हमारा 5 सालों तक फॉर एग्जांपल मिलता रहेगा। तो वहाँ पे क्या बनेगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ ए वेयर एन इज इक्वल टू समथिंग, लेट्स सपोज 5 ईयर, और इंटरेस्ट रेट हमें 12% दे दिया गया, लेट्स सपोज। और साथ साथ हमारे पास क्या किया है कि जो आपको प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल मीन्स द वैल्यू डेट यू हैव पेड इन ऑर्डर टू अक्वायर द बॉन्ड, उस प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के ऊपर जाएंगे, एन इज इक्वल टू 5 के ऊपर जाएंगे, आई इज इक्वल 12%। लेट्स सपोज, ये मैं एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ, दैट इज बेसिकली द वे टू कैलकुलेट द बॉन्ड। सो दैट इज़ अ बॉन्ड वैल्यूएशन फार्मूला। हमने इसके ऊपर रह के अब बाकी अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने, इंशाल्लाह विल मीट यू, वी विल डिस्कस दैट थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।